बताइए क्या करा आपने? कौन सा टॉपिक लिया? सर नए टॉपिक में मैंने ये लिखा कि कंज्यूमर राइट्स का था उसके साथ आरटीआई सर ये इंफॉर्मेशन कमीशन लिखा और जो आपने उसका कहा था तो ओके, लेट्स टॉक अबाउट। आप पहले आंसर बोलो आपका क्या है, आपने क्या लिखा है? सर मैंने प्लेन ही लिखा है, ज़्यादा कुछ नहीं किया। ज़्यादा कुछ नहीं भी लिखा है पर फिर भी पढ़ो। सर विद फॉर सेफगार्डिंग द राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स, the Rights of Consumer Protection Act was passed in 1986 and it covers the following major 6 rights. Right to safety, or the right to be informed, right to choose, right to be heard, right to seek redressal and right to consumer education. फिर सर अंदर लिखा है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट hazardous goods and services that may threaten life and property of the consumer, ensuring quality control and safety standards. फिर सर राइट टू बी इन्फॉर्म्ड में राइट टू गेट कंप्लीट एंड करेक्ट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, प्राइस, क्वालिटी, क्वांटिटी, प्योरिटी एंड इंग्रेडिएंट्स. राइट टू चूज में सर freedom to select variety of products, prevention of unfair trade practices including monopoly and prevention of restrictive trade agreements, right to get goods and services at competitive prices, right to be heard sir, उसमें right to complaint and regarding defective goods and services, right to seek redressal. uh, the consumer can demand compensation or replacement for the faulty goods or or substandard products, redressal at district, state and national level tribunals, and right to consumer education, awareness about consumer rights, responsibility and available legal remedies, promote awareness in curriculum of education. गुड, क्वेश्चन पढ़ो। Describe the rights of consumers under the Consumer Protection Act 1986. डिस्क्राइब द Rights of consumers under the Consumer Protection Act. अब आप मुझे एक बात बताओ, सेंट्रल थीम क्या है? Consumer rights. शाबाश, उसको क्या करना है? उनको प्रोटेक्शन करना है, नहीं, मतलब डिस्टर्ब करना है. हाँ ठीक है, फिर से पढ़ो क्वेश्चन। Describe the rights of consumers under the Consumer Protection Act 1986. बस, है ना? डिस्क्राइब द Rights of consumers. राइट्स ऑफ कंज्यूमर, ठीक है। और कहाँ पर पिन पॉइंट क्या कर दिया उन्होंने? Under the Consumer Protection Act. तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर जो राइट्स दिए गए हैं, आपने ओपनिंग कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से करी, बिल्कुल सही किया। जो आपने स्टार्टिंग में वही बोला था मुझे, है ना? तो अब आ गई बात राइट्स को डिस्क्राइब करने वाली। अब आप मुझे एक बात बताएं, एक छोटा सा पॉइंट अगर आप इसमें ऐड कर दें तो आपका आंसर सोने पे सुहागा बन जाएगा। दिस इज वेरी एवरेज आंसर जो अमूमन पढ़ने वाले सब कर देंगे। ये पैटर्न रखेंगे कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से शुरू करो, राइट सीधे खोल दो। ओके, लिंक इट विद डीपीएसपी एंड लिंक इट विद फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स में ये कहाँ पर आता है, किस चीज के अंदर है ये? सोचो। आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 35 तक सोचो। 35 हटा दो, 34 हटा दो, 33 हटा दो, 32 भी हटा दो। इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या, इसके अंदर कंज्यूमर कोर्ट्स आती हैं जी। अब बताइए, आर्टिकल 31 भी हटा दीजिए, राइट टू प्रॉपर्टी। अब क्या इसके अंदर कल्चरल एजुकेशनल राइट्स है? नहीं। क्या इसमें राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन है? हाँ है, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया वो वाला तो एक्सप्लॉइटेशन नहीं है। राइट टू लाइफ का हिस्सा हो सकता है। हाँ शाबाश, राइट टू लाइफ का हिस्सा हो सकता है, बिल्कुल सही कहा। और कहाँ पे आ सकता है? और दूसरा सर, क्योंकि ये गुड्स और सर्विसेज को तो प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड करता है, तो फिर ये आरटीआई के अंदर वैसे तो नहीं आएगा। अच्छा, एक राइट आपने अभी बोला, राइट टू चूज। राइट टू चूज का मतलब क्या हुआ? सर वो तो राइट टू लाइफ का हिस्सा है। राइट टू चूज फ्रीडम का भी तो हिस्सा है। इट इज माई फ्रीडम,
इफ आई एम चूजिंग समथिंग दैट इज माई एक्सप्रेशन, ये मेरा एक्सप्रेशन, राइट टू बी इन्फॉर्म। आरटीआई राइट कहीं दिया नहीं है, लेकिन इंफॉर्मेशन या अगर हम प्रेस की बात करें तो आर्टिकल 19 से ही निकलता है। सो ब्रॉडली स्पीकिंग इट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 19। एक्सप्लिसिटली तो नहीं दिया है, लेकिन है तो सही। अच्छा, अब दूसरा ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कौन सी चीज ऐसी है, चूंकि वी आर टॉकिंग अबाउट राइट्स, है ना, इसलिए वी हैव टू लिंक इट विद द provisions given in the Constitution of India with respect to the rights part. अगर मैं प्रीएम्बल को ऑब्जर्व करता हूं तो क्या मेरे प्रीएम्बल के अंदर ऐसा कोई शब्द है जो इसको सपोर्ट करता है? क्या इक्वालिटी इसमें आता है? इक्वालिटी इसमें दो चीजें आती हैं, जस्टिस और लिबर्टी। जस्टिस कौन सा? जस्टिस आ गया, ठीक है। अगला क्या बना मेरा इसमें? लिबर्टी। लिबर्टी कैसी बोली उन्होंने? थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, बराबर है। तो मेरा विचार हुआ कि आज मुझे सब नेस्ले की मैगी नहीं खाना है, आज मुझे गुड्डू भैया की मैगी खाना है, तो मैं गुड्डू भैया की मैगी खाऊंगा। दैट इज माई लिबर्टी। ये कब बनेगी? ये तब बनेगी जब मेरे पास वो चॉइसेस अवेलेबल होंगी। एक कहते हैं कि एक XYZ नेता के बारे में कि क्या करे, मजबूरी, मजबूरी का नाम XYZ नेता, माना। सो व्हाट इज दैट मजबूरी का नाम? कोई है ही नहीं, देयर इज नो अल्टरनेट टू इट। सो सर्विस प्रोवाइड के अंदर, सर्विस प्रोविजन के अंदर या प्रोडक्ट सप्लाई के अंदर अगर मोनोपोली होगी तो क्या होगा? तो यहाँ पे जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, इसी के साथ में एक और कोरोलरी चलती है, दैट इज कंपटीशन कमीशन। ये सबसे लास्ट वाला पार्ट पे पहुंच गया हूं मैं, राइट्स के ऊपर भी डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। यहाँ तो आपने लिख दिया कि राइट्स है, ठीक है। राइट्स का रिड्रेसल कौन करता है? तो कंज्यूमर कोर्ट्स आपका एंड आएगा, कंज्यूमर कोर्ट्स आएगा। और मोनोपोली को खत्म करने के लिए कौन है? तो कंपटीशन कमीशन। तो जितने भी राइट्स हैं, राइट्स आपने दे दिए, पर आर दोज राइट्स आर एंश्योर्ड कि उनका एप्लीकेशन हो रहा है? ठीक है, तो ये बस एड ऑन करना। अब दूसरी चीज, जब ये आप एड ऑन करने जाओगे तो आपको ये लगेगा कि कितने नंबर का था ये? 2 पेज का है। तो ठीक है, 2 पेज के अंदर आपको थोड़ा सा श्रिंक करना पड़ेगा। नाउ बॉडी के लिए एक जो ब्लैंक पेज तुम्हारा लेफ्ट साइड में है, कितने राइट्स दिए हैं उसमें? एक गोला बनाओ बीच में, लेफ्ट हैंड साइड पेज में बना लो। ये हो गया आपका CPA, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। लिख दो उस पर CPA और उसके ऊपर लिख दो राइट्स अकॉर्डिंग टू। ठीक है, कितने दिए? तो 6 आउटलाइन खींच लो बाहर, जरा जरा से खींचना, ठीक है। अब सबसे पहली चीज क्या हो गई? आपको किसी भी प्रोडक्ट के बारे में क्या पता चलता है? कौन कौन से 6 राइट्स है? पहले एक 6 राइट्स को अंडरलाइन कर लो। कौन कौन से 6 राइट्स हैं? लेट्स डेवलप दिस। शाबाश। तो शाबाशी के अंदर आप लिख लो इंफॉर्मेशन। सो राइट टू इंफॉर्मेशन इज नंबर 1। इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट? हाँ, तो अब इंफॉर्मेशन के कौन से एस्पेक्ट्स हैं उनको आगे खोलो उसी में, यहाँ नहीं खोलना। फर्दर 3 एरो खींचो आउटवर्ड। हाँ, शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड। जो है उनको पॉइंट डाल दो। पहला क्या? क्वांटिटी। दूसरा क्या? क्वालिटी। तीसरा क्या? इंग्रेडिएंट्स। चौथा क्या? मैन्युफैक्चरिंग डेट वगैरह लिख लो। क्या MRP है? प्राइस। ठीक है, और एक्सपायरी डेट है क्या? ये नहीं, ये वो कंपल्शन हो गया जो हर प्रोडक्ट के ऊपर लिखा जाता है। ये भी एक प्रोडक्ट है, इसके अंदर भी लिखा हुआ मार्केटेड बाय, ठीक है, मैन्युफैक्चर्ड बाय, नेट क्वांटिटी इतनी है, पानी पीने का है, और उसके ऊपर चश्मा का है। हो गया भैया आंखें। ओके,
है ना। उसके बाद ISI का है, बारकोड आ गया, विद मिनरल्स आ गया, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर लिख दिया उन्होंने, वाटर ट्रीटमेंट इंक्लूड्स लिख दिया, इंग्रेडिएंट लिख दिया, मैग्नीशियम सल्फेट 0.01 मिलीग्राम पर लीटर, सोडियम क्लोराइड 0.15 मिलीग्राम पर लीटर। वाटर ट्रीटमेंट जो करके दिया है उन्होंने, मल्टी सैंड बेड फिल्ट्रेशन, एक्टिवेटेड कार्बन फिल्ट्रेशन, 5 माइक्रोन फिल्ट्रेशन, रिवर्स ऑस्मोसिस, मिनरल एडिशन, ओजोनाइजेशन, अल्ट्रावायलेट ट्रीटमेंट। फिर इन्होंने कॉशन भी डाला, फिर इन्होंने कस्टमर केयर भी लिखा। ठीक है, आ गई बात समझ में। अब अगला राइट कौन सा हुआ? अब चूंकि ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है तो इट इज गोइंग टू बी बाइंडिंग ऑन द कंपनीज विच आर सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब एक और यहाँ पर मैं एक छोटी सी चीज एडवांसमेंट में तुमसे उम्मीद कर सकता था, क्योंकि हमने पहले इस पे काम किया, बट अनफॉर्चुनेटली तुमने इसको लिंक नहीं किया, इसलिए यू मिस दैट पार्ट। यू टेल मी कि अगर कोई एक्ट है तो मैं उसे लिंक कहाँ करता हूँ? उसके सेक्शन से। सर सेक्शन तो लिखने थे हाँ, तो वो बोलना था सर इसमें सेक्शन नहीं डाले। पता है। हाँ, तो वहाँ ऊपर लिखोगे जो राइट है उसके अंदर, राइट अगर एक ही सेक्शन में है तो राइट का सेक्शन वही वो गोले में बनाना। ये गोला इसलिए बनाना क्योंकि ये आपका 3/4 पेज में गोला खत्म हो जाएगा। तो ओपनिंग करी, राइट्स लिखे, उसके बाद फिर उसका इवेल्युएशन करना है। इवेल्युएशन करने का मतलब होता है कि कौन कौन सी बॉडीज इसके अंदर है जो वर्क कर रही है, एग्जीक्यूटिव बॉडीज, क्वासी जुडिशियल बॉडीज जो मैंने अभी नीचे लिखा है, जैसे कंपटीशन कमीशन हो गया, कंज्यूमर कोर्ट्स हो गए। इसके बाद में फिर आपको डालना है इसका इवेल्युएटिव कंक्लूजन। कंक्लूजन कर दिया, फिर आप इसके अंदर बताएंगे कि लिमिट्स क्या है। 2 पेज का आंसर है, लिमिट्स आएंगी इसमें कि लिमिट्स कहाँ कहाँ हो सकती है। सबसे बड़ी लिमिट ये है कि हम लोग सब्र कर लेते हैं, ठीक है यार, हर एक आदमी कोर्ट नहीं पहुंचता, हम लोग अमेरिकन नहीं है। अमेरिकन्स आर टू मच अ लिटिगेटिंग सोसाइटी, हाईली लिटिगेटिंग सोसाइटी। वो केस फटाफट ठोकते हैं सरकार के खिलाफ खास तौर पे, या प्राइवेट कंपनीज के खिलाफ खास तौर पे ठोकते हैं। सो हम लोगों के पास वो वाला कल्चर मौजूद नहीं है। हम लोग आध्यात्मिक हो जाते हैं इस समय, ऊपर वाला देख रहा है, देखेगा ऊपर वाला, उनको उसकी सजा देगा, बट वी डोंट केयर अबाउट अवर राइट्स। ये एक लिमिट है, बहुत बड़ी लिमिट है। तो जितने राइट्स हैं, जितने राइट्स हम लिखेंगे, सेकंड राइट क्या है, चलो बनाओ। सर इसमें पहला तो मेरे हिसाब से राइट टू चूज बनेगा, क्योंकि उसके बाद ही इसके नहीं, इंफॉर्मेशन का मतलब क्या हो गया? नॉट ओनली द प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन डज नॉट मीन इंफॉर्मेशन। एक ब्रॉडर सेंस में ये भी होती है कि ये प्रोडक्ट आता है, पता ही नहीं है तो क्या होगा। आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप बाहर से आए, मोरेना से आए, तो इंदौर में आए तो कोई चीज ऐसी नहीं खाई आपने, पहली बार देखी हो, पहली बार खाया हो, तुम खाते नहीं हो बाहर का, पहली कोई बार चीज देखी क्या? हाँ, तो उसका कैसा इफेक्ट पड़ा? उसका क्या इंफॉर्मेशन था हमारे पास? नहीं था। सो दैट इज व्हाट, दैट इज इंफॉर्मेशन। सो वो इंफॉर्मेशन कहाँ से आती है? सो एडवर्टीजमेंट, तभी हम चूज करेंगे। हाँ, तो एडवर्टीजमेंट को भी कंट्रोल किया जाता है। कंपनीज एडवर्टाइज क्यों करती हैं? यस वी आर देयर, मतलब आगे आज हम बोले तो हमारे बारे में कोई क्यों नहीं जाता? क्योंकि मैं एडवर्टाइजमेंट नहीं करता हूँ। क्यों नहीं करता हूँ? क्योंकि जो ट्रुथ है, जिस तरीके से मुझे काम करना है, वो समझा ही नहीं जा सकती एडवर्टीजमेंट में। मतलब ये पर्सनल डेवलपमेंट है, पर्सनल डेवलपमेंट सिर्फ वर्क लिख दूंगा पर्सनल डेवलपमेंट, सामने वाले को पता ही नहीं है कि पर्सनल डेवलपमेंट होता क्या, कितनी जिस स्थिति में आप हैं उस स्थिति से आप आगे कैसे बढ़ते हो। सो आई फाइंड इट माई सेल्फ, हाँ, किसी एक बड़ी कंपनी को हायर करें और फिर डालें तो उसका कॉस्ट आएगा, वो कॉस्ट आएगा तो वो कॉस्ट कौन बियर करेगा? अल्टीमेटली कंज्यूमर बियर करेगा। हो गया। अगला राइट कौन सा हो गया? अब इंफॉर्मेशन हो गई, अब राइट टू चूज अब डाल दीजिए, लिखिए वहां राइट टू चूज। चूज फ्रॉम व्हाट? चूज फ्रॉम अमंग द अवेलेबल प्रोडक्ट्स। राइट। सो आई वांट टू चूज अ सर्विस इन द डिफेंस सेक्टर, मैं चूज कर सकता हूँ। I want to choose mode of economic exchange in India.
मैं डॉलर में पेमेंट करना चाहता हूँ, कर सकता हूँ? नहीं सर, यहाँ तो नहीं कर सकते। राइट, तो कितना मोनोपोलिस्टिक नेचर है इंडिया का और कहाँ पर हम कंपिटिटिव मोड में हैं। अगर मैं आज रेल यातायात कर लेना चाहूँ साधन, तो मुझे भारतीय रेल से ही बुकिंग करनी है। प्राइवेट भले ही वो हो गई है ट्रेन्स, लेकिन बुकिंग तो उनकी उससे ही हो रही है। सो व्हाट डज दैट मीन्स कि देयर आर सर्टेन एस्पेक्ट जिसके अंदर इंडिया हैज गवर्नमेंट मोनोपोली, तो दैट इज द एस्पेक्ट ऑफ सोशलिज्म। जब हम बोलते हैं कम्युनिस्ट या सोशलिस्ट, सोशलिज्म का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट ओन्ड होता है, ठीक है। नाउ प्राइवेटली जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज मुझे चाहिए, उन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के अंदर जैसे आई एम गिविंग यू अ सर्विस, ठीक है, मैंने क्या बोला, अब इसकी क्वांटिटी क्या है, कैन नॉट बी डिफाइंड, ठीक है, कैन नॉट बी डिफाइंड। क्वालिटी क्या है, क्वालिटी इज वो वाला पार्ट जिसे आप मेजर नहीं कर सकते। क्वालिटी को आप क्या बोलोगे, गुड, वर्स, एवरेज। नाउ एवरेज का मतलब क्या, देयर शुड बी अ मार्क्ड पैरामीटर ऑफ जजमेंट टू जज इट, सो वी कैन नॉट। अभी हमारे पास वो स्टडी नहीं है जिसके ऊपर हम अपने आप को वो कर दें। तो क्या बोलते हैं भाई, 5 स्टार रेटिंग कितनी है आपकी, स्टार रेटिंग कितनी है आपकी। स्टार रेटिंग क्या है, स्टार रेटिंग तो खरीदी जाती है। टेंजिबल और इनटेंजिबल मेजरमेंट्स तो नहीं हो सकते। सो जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ना चूजिंग की, तो चूज फ्रॉम व्हाट, इसमें भी इंफॉर्मेशन चाहिए। अब कितने लोग हैं जो ये पूरे चीजें पढ़ते हैं। अगर आप मार्केट में जा रहे हैं तो सबसे पहली चीज इंसान देखता है प्राइस। अब आपको एक एग्जांपल देते हैं। आप मार्केट पहुंचे, बड़े शॉपिंग मॉल में घुसे, वहां पर आपको एक प्रोडक्ट चाहिए था, प्रोडक्ट XYZ हो सकता है। आपने देखा कि एक डब्बा ये है, एक ये कंपनी, एक ये कंपनी, 3-4 कंपनी के डब्बे सब हो गए। आपने या तो वहां पे स्टिकर लगे होते हैं, ये इतने का, ये इतने का, इतने का, सबसे सस्ता आपने उठा लिया। क्या आपने ये देखा कि उसकी क्वांटिटी कितनी है? कई बार सस्ते के अंदर 100 ग्राम या ऐसी क्वांटिटी कम होती है कि आप महंगा वाला फायदे का होता है, ये भी चीज होती है। सो दैट इज व्हाट, दैट इज उन्होंने लीगल पैरामीटर से सब करा। ये कहाँ पर आया, लिमिटेशन, कि इंसान की जो ग्राहक है, जैसे आई गेट इरिटेटेड, मैं शॉपिंग के लिए आई एम नॉट सूटेड फॉर, मेरी मालकिन मुझे यही बोलती कि तुम्हारा टाइम पीरियड इज 45 मिनट्स, 45 मिनट में अगर हमने कर ली तो कर ली, नहीं तो तुम चिढ़खाने लगते हो। पर फिर टाइम वेस्ट है मेरे लिए, वो जीवन छोटा है। सो व्हाट शी डिड, हमेशा या तो मुझे लेके, अब बेटा बड़ा हो गया, बेटी बड़ी हो गई, तो उनके साथ चली जाती थी। बोले ये लोग अच्छे से शॉपिंग कराते चुपचाप, तुम छेड़ खाते हो, ठीक है। ये पैरामीटर ऑफ जजमेंट। फिर मेरा एक कजन है, वो ये सारी चीजें मेजर करता है। ही टेक्स टाइम, बिंदास। कहाँ से आ रहा है, इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग। तो उसकी वो पर्सनल एबिलिटी है। ये एबिलिटी कितने लोगों में, तब तो जाके चूज करोगे। सो लैक ऑफ इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। ओके, अगला एस्पेक्ट क्या लिखा, अगला राइट कौन सा, उसको वहां लिखो आप, उसमें गोला बनाते चलो ताकि आपका डायग्राम यही कंप्लीट हो जाए। सो राइट टू चूज, राइट टू चूज में ग्रुप क्या क्या हो गया, चूज फ्रॉम व्हाट, उसका अंदर क्या एलिमेंट क्या है। सर फ्यूल में एक तो कॉम्पिटिटिव प्राइसेस पे चीजें अवेलेबल हो, और दूसरा सर मोनोपोली नहीं हो। तीसरा सर जैसे होता है कि लिखो उसमें एब्सेंस ऑफ मोनोपोली, गोला राइट के आगे दूसरे कलर से लिखा करो ताकि वो अपनों को स्टेज पता चल जाए। इसका रीजन क्या है इस तरीके से प्रिपरेशन करने का। अगर वो आपको बोल दे राइट टू चूज अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2 नंबर में, ये आंसर तैयार है। हाई बात सर। So this is that level कि you don't have to work extraordinarily hard और separately, हम यही काम कर लें। आगे बताओ इसमें और क्या लिखते जाओ, लिख दो ना सब में। अभी सर अनफेयर, नहीं, इसको पूरा लिखो ना, इसको कंप्लीट करो, कंप्लीट इट।
फिर सर राइट टू सेफ्टी। ओके, राइट टू सेफ्टी डाल दीजिए और उसके सारे वो लिख दीजिए क्या क्या होता है सेफ्टी के अंदर पैरामीटर्स, कौन कौन सी सेफ्टी होती है। सर एक तो हजार्डस सब्सटेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा सर वो एक्सपायर नहीं होना चाहिए। और तीसरा सर उसमें इसे तुमने एक्ट से लिखा नहीं, इसे तुमने किसी के नोट से लिखा, आगे समझ में कहा लिखना है। तो अब आप इसको रिफ्रेश करना, एक्ट से डाउनलोड करना। एक्ट के अंदर राइट्स दिए हैं, उसके अंदर उनका सेक्शन नंबर डालना, अगर उसके अंदर क्लॉज है तो क्लॉज नंबर डालना, और उसके अंदर जो कीवर्ड्स लिखे होंगे उनको यहाँ लिख लेना। ये आपका आंसर मोर देन अबव एवरेज बना देगा। ठीक है, बस इतना ही करना, इसके ऊपर अभी हम डेवलप नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत बुकिश है। ओके, वे फॉरवर्ड का मतलब क्या है, इसके अंदर किन चीज़ों की वे फॉरवर्ड कब आएगा, जब आप लिमिट्स पूरी लिखेंगे। सो लिमिटेशंस यहाँ पर आपके पास कितनी है। सर मैंने लिमिटेशंस लिखी नहीं। ठीक है, ओके ठीक है, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सर मैंने क्यों नहीं लिखी, मैं भी यही सोच रहा हूँ। कोई बात नहीं, उस समय नहीं आया होगा ध्यान, जब आप लिख रहे होंगे एक फ्लो बना रहता है, वो प्रैक्टिस से बनता है। जब कहते हैं ना कि मेंस की प्रैक्टिस करो, मेंस की प्रैक्टिस करो, तो इट ऑटोमेटिकली गेट्स इनग्रेन्ड। आपने यहाँ नहीं लिखा, आपने इसको याद कर लिया, मेंस में आप गए, आपने एक बार भी लिखा तो आपको याद है कि आपने लिखा था, आप वैसा का वैसा लिखोगे। So correction in our approach to writing an answer from natural self to experienced self. Experience comes through practice. Practice होगी तो हो जाएगा। ओके, ऐसे आप पूरा डायग्राम कंप्लीट कर लीजिए। और कौन कौन सा बचा हमारे, 3 राइट्स और। राइट टू बी हर्ड। अब राइट टू बी हर्ड फ्रॉम वेयर, हर्ड का मतलब क्या है, भोंपू लेके खड़ा हुआ राजवाड़ा में, इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, इसका एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। ये जो कस्टमर केयर है, व्हाट इज दैट, पहले आप हमारे पास आ जाओ, हम हमारे पास से सॉल्व कर देंगे। तो जहाँ राइट टू बी हर्ड लिखा है आपने, वो गोले में बनाओ, उसमें लेवल्स होते हैं। व्हाट आर द लेवल्स, पहला लेवल क्या हुआ, कस्टमर केयर, किसका है, उस कंपनी का। अगर आप मेरा उसके बारे में बात करोगे ना, हमारा जो यहाँ पर वो है गूगल माई बिजनेस माइक्रो फोकस स्टडी सर्कल का, या अभी मैं उसका बना रहा हूँ इन क्लासेस का, इट टेक्स टाइम। पहले बड़ा आसान होता था, पहले तो फिजिकल लेटर वगैरह भी आते थे एकदम अर्लीस्ट टाइम में, जब गूगल एड्स वगैरह शुरू हुए थे। अब आपको फिजिकली वेरीफाई खुद से करना, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग वेरिफिकेशन होता है। तो वेरिफिकेशन के अंदर वो 5 दिन लेते हैं कि हम वेरीफाई करेंगे कि ये यस यू ओन दिस प्लेस एंड समथिंग लाइक दैट। तो कई बार आपसे डॉक्यूमेंट अपलोड करवाते हैं, कई बार वो आपसे वीडियो बनवाते हैं। ओके, उसके अंदर एक चीज होती है कस्टमर केयर नंबर, क्यों है। पहले अब एक प्लम्बर है ना, उसने अपने घर के अंदर लिख दिया बाहर बोर्ड लगा के, दिस प्लम्बिंग सर्विसेज, नल वाले भैया, ठीक है। अब वो जो नल वाले भैया, हमारे भैया का नाम बाबू भाई, तो बाबू भाई नल वाले भैया का उन्होंने गूगल माई बिजनेस बनाया, तो उसके अंदर उसको कस्टमर केयर डालना पड़ेगा नंबर कि साहब तुमने जो नल लगाया था वो लीक हो रहा है, या आ जाओ वापस। सो दैट इज व्हाट एंश्योरिंग द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स। सो फर्स्ट थिंग किसको लायबल कर दिया कि पहले भैया किसके साथ प्रॉब्लम है वही सॉल्व कर ले। तो बिजनेस के अंदर होता है कि मैं नहीं दे पाया, चलो भाई मैं, क्योंकि हम जो सर्विस सेक्टर में है ना, आप सोच के देखिए, आप एक बड़ा कॉमन स्टेटमेंट समझ लो, कोचिंग वाले कुछ नहीं पढ़ाते। आई कैन से कि यस इट इज ट्रू। अब इसके ऊपर पैरामीटर ऑफ जजमेंट लो कि इन व्हाट सेंस, इन सेंस ऑफ क्वांटिटी, इन सेंस ऑफ क्वालिटी। करना किसको है, करना तो कंपटीटर को है। सो कोचिंग जो ये समझ के चलती है, इसके पीछे समझ है, वो समझ ये हो जाती है कि हम ही सब कुछ है ना। मैं यहाँ रिवर्स हूँ, मैं बोलता हूँ मैं कुछ नहीं हूँ, आई एम जस्ट 0.01% ऑफ समथिंग समथिंग, 99.9% आर यू। सो आई एम दी ओनली गाइडिंग फोर्स। मैं आपके कंटेंट को इम्प्रूव करा दूंगा, मैं आपको कंटेंट देने का बोल दूंगा, मैं आपको सोर्स बता दूंगा। दैट इज बेसिकली मैं आपकी प्रिपरेशन के लगने वाले समय को बचा देता हूँ, दैट्स इट। उससे बड़ा काम नहीं है मेरा, समझाना आसान है, वो ठीक है अपनी जगह पर है।
सो ये पहला। अब आप मुझे बोलो अरे यार कोचिंग वाले कुछ नहीं पढ़ाते, ठीक है, तो कोचिंग वाले डाउन हो गए, तो चलना नहीं चाहिए, फिर क्यों चल रही है? रीजन ये है कि हम जिस फील्ड में हैं, इस फील्ड के अंदर जो आपको चाहिए वो कभी भी पूरा नहीं मिल सकता। मैं खुद बोलता हूं कि मेरे पास जितना भी ज्ञान है ऊपर वाले ने दिया है ये पूरा नहीं है, तो किसके पास? कोई टीचर पूरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ज्ञान को देना अपरंपार है। ज्ञान तो पता नहीं क्या है, हमें नहीं पता कि कहाँ से कौन सा क्वेश्चन है, हमें नहीं पता। सो व्हाट इज इट कि अबव एवरेज एंड बेटर देन एवरेज पे पहुंच जाओ। बेस्ट इज इम्पॉसिबल, बेस्ट इज इम्पॉसिबल। सो अगर वो कोई सवाल अगर आप पूछो कहीं पे भी, बेस्ट कोचिंग, बेस्ट पैरामीटर ऑफ जजमेंट क्या है? व्हाट इज द जजमेंट ऑफ पैरामीटर, मतलब सॉरी, जजमेंट करने के आपके कौन कौन से क्या बोलते हैं उनको, पॉइंट ऑफ वट एवर टेस्ट हैं, नहीं मालूम, तो बेस्ट कहां से निकला? सो बेटर इज अ बेटर वर्ड, बेस्ट इज नथिंग। कोई बेस्ट कोचिंग है ही नहीं और कोई वर्स्ट कोचिंग भी नहीं। जिस कोचिंग को आप समझे कुछ नहीं आता, पता चला उसमें से 10-20 क्वेश्चन आ गए उसको पढ़ाए में से, तो जिस समय जहां से, जिस किताब में से, जिस कोचिंग में से, जिस लेक्चर में से सवाल आ गए आ गए। तो इसलिए हम लोगों की जो प्रिपरेशन है वो ऐसी नहीं होती, और कोई भी अच्छा पढ़ने वाला इंसान ऐसे करेगा भी नहीं, और मैं उसको बोलता भी नहीं। तो 10 किताब पढ़े, अगर मेरे नोट्स बेस पर है, बेस मतलब हाँ इससे बनाना है बेस, उसके बाद फिर एड ऑन कर लो, देन इट्स ओके। या मैंने ऐसा कलेक्शन करके दिया है कि ये स्टडी मटेरियल है, एक साथ दे दिया, तो दोनों चीजें होती हैं। सो दैट इज अ मेथड ऑफ डिलीवरी। अब आपको प्रॉब्लम है, आप क्या बोलोगे? चलो दूसरी तरह से लेते हैं, सिर्फ मेरी मोनोपोली है और मेरे अलावा कोई कोचिंग नहीं है, मेरे पास आना है, ठीक है। 1 लाख कितने 27-28 हजार लोगों ने फॉर्म भरा, 50,000 मेरे पास आ गए, आना ही पड़ेगा उनके पास। अब 50,000 में से क्या सबका सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं होगा। 148 158 सो 158 के अलावा तो नहीं हो रहा ना, तो बाकी सब तो मेरे क्या हो गए? नाराज, अनसेटिस्फाइड कस्टमर हो गए। तो रेशियो क्या है मेरा? वो समझना है। सो वी हैव अ वेरी टाइट फील्ड, इसलिए मैं हमेशा डिस्क्लेमर देता हूं पहले कि वो तो होना है, कह रहे कुछ नहीं पढ़ा है, सब बेकार है, होना ही होना है ना भाई। 10 लाख में एक का सिलेक्शन मार रहे हो आप, तो क्या होगा? अगला क्या राइट है आपका? तो नहीं, इसको स्टेप्स कंप्लीट करो। सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप, अगर हम लीगल पे जाते हैं तो कंज्यूमर कोड्स आते हैं, है ना। अब कंज्यूमर कोड के अंदर इनका एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है, अलग अलग लेवल्स हैं कंज्यूमर कोड्स के, वो यहाँ पे चलेगा आपका। कंज्यूमर कोड्स डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोड से शुरू होता है, लोकल लेवल से ऊपर उठता चला जाता है। इसमें दो दिए हैं, एक तो दिया राइट टू बी हर्ड, दूसरा दिया राइट टू सी रिट्रेसल। और रिट्रेसल में इसमें डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल पे कंज्यूमर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल है। काय में दिया? देखो तुम एक बात बताओ, चलो पहले राइट्स की गोले बनाओ, 6 राइट लिखो वहां पे। पहला राइट क्या? इंफॉर्मेशन। दूसरा क्या? चूज। तीसरा क्या? राइट टू सेफ्टी। राइट टू सेफ्टी। चौथा क्या? राइट टू बी हर्ड। हर्ड। पांचवा क्या? राइट टू सी रिट्रेसल। ठीक है, और फिर सर आखिरी है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। ठीक है, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। कंज्यूमर एजुकेशन सबसे ऊपर आएगा। यू आर एजुकेटिंग अबाउट दीज राइट्स, ठीक है। अब इसमें कंबाइंड जो हर्ड है और रेड्रेसल है, ये दोनों का कोर्ट सिस्टम है। बिना हियरिंग के आप जस्टिस नहीं दे सकते। और रेड्रेसल का मतलब होता है यस वी आर गोइंग टू हियर यू एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व योर ग्रीवेंसेस। तो ये दोनों के अंदर वो जस्टिस सिस्टम बनेगा आपका। बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। तो लोकल भी आएगा ना उनका, कंपनी का इन हाउस वाला, वो भी आ गया। तो हियर कहाँ करना है? राइट टू हियर। पहला तो कंपनी का हो गया। दूसरा कहाँ पर? तो ये कंपनी से आप सेटिस्फाइड नहीं हुए तो आपने जाके कंज्यूमर फोरम में लगाया। कंज्यूमर फोरम ने क्या कहा? ठीक है चलो हम सुनवाई करते हैं। अब आप वहां पे सेटिस्फाइड नहीं हुए तो यू आर ऑलवेज गोइंग टू गो अबाउट, ये वाला बात।
अच्छा, ये जो बॉडी है ये किस तरह की बॉडी है? सर ये भी क्वासी जुडिशियल बॉडी है और इधर और पावर स्कूल वॉशिंग होती है। कंज्यूमर कोर्ट किस एक्ट से बनी? अब सर 2019 वाला आया है उससे बनी। ठीक है, तो वो लिखोगे आप। किसके अंडर में? हाई कोर्ट के अंडर में आएगी कि सुप्रीम कोर्ट के अंडर में आएगी? स्टेट के अंदर हाई कोर्ट इज द सुप्रीम अथॉरिटी जो सारे ट्रिब्यूनल्स पे भी काम करती है। नेशनल लेवल के ऊपर सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट अथॉरिटी, मगर वो रेड्रेसल सुनती है हाई कोर्ट के बाद, क्योंकि उसका ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन उसके एक आर्टिकल में खास दिया है कि यही इसका ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है, और दूसरा एक ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन उसका निकलता है आर्टिकल 32 से। तो 32 के अंदर हाई कोर्ट आर ऑल्सो एम्पावर्ड। सो हाई कोर्ट बोलते हैं पहले हाई कोर्ट जाओ, डायरेक्ट हैबेस कॉर्पस लगाने हमारे पास मत आओ। ये भी पता होना चाहिए कि अगर हम वहां पे भी नहीं हुए। अच्छा, इन बॉडीज की जरूरत क्या थी? व्हाई वी नीड कंज्यूमर कोर्ट्स? है तो सही कोर्ट, हाई कोर्ट तो है। इसको जब हम कंज्यूमर कोर्ट जब आप लिखोगे ना तब हम पढ़ेंगे। तो अगर आप मुझे पहले बोल देते कि मैं ये करने जा रहा हूँ तो मैं आपको उसका लय बता देता। लय होती पढ़ाई करने की, ये टॉपिक ये टॉपिक ये टॉपिक इकट्ठे करोगे तो थॉट बहुत तेजी से बनता है। तो मैंने ना कल मन हुआ था कि मैं इससे पूछूं कि क्या कर रहा है, वो कल थोड़ा बिजी थे, बहन जा रही थी वापस बॉम्बे। एनीहाउ, चलो ये आ गया, समझ में आ गया आपको? ओके, अब इसके अंदर क्या करेंगे आप? हर एक राइट के ऊपर अगर कोई जजमेंट आया है वो आप ऐड करेंगे और ये मुझे दिखाएंगे आप आंसर, क्योंकि ये आंसर आई डोंट थिंक इस लेवल पे मैंने किसी का तैयार कराया पहले, यही वाला क्वेश्चन जजमेंट। ठीक है, और इसको आप कंपेयर करना आर्टिकल 21 के एक्सटेंशन से। आर्टिकल 21 का जो एक्सटेंशन है जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के साथ आया, बड़ी लंबी लिस्ट जो है, उसके साथ ऐड करना और उसके अंदर वो केस लिख देना कि ये सुप्रीम कोर्ट के इस वर्डिक्ट के साथ, बस ऊपर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट सो एंड सो, बस इतना लिख दो। अब ये वाला अनफॉर्चुनेटली जो यूनिट है ये है आपका पेपर 4 के अंदर। वही वाला कर रहे हो ना कि ये यहाँ वाला कर रहे हो तुम, पेपर 2 वाला? पेपर 2 का है ये वाला। नहीं, ये उधर भी जाएगा करप्शन में, इंडस्ट्रियल करप्शन। भाई आज पहले मैं आपको इसका एग्जांपल दे रहा हूँ, सरकार ने उसको किस तरह से करा। एक एक्ट होता था, आज इसको सर्च करना, आज इसके बारे में पढ़ना, कंट्रोवर्सी के बारे में। फूड एडल्टरेशन एक्ट, इसको उन्होंने माइल्ड कर दिया है। अब वो फूड एडल्टरेशन एक्ट नहीं है। आप जो भी तेल खरीदते हो मार्केट का, क्या उस पर इंग्रेडिएंट लिखे? नीचे दुकान है हमारे यहाँ, भैया से बोलना, सर ने बोला है जरा 2-3 पाउच देना, चेक करके जा। नहीं है। क्या उस पर लिखा है 100% शुद्ध? क्यों नहीं? इसका दूसरा एग्जांपल देता हूँ। आप क्या सरसों की खेती होती होगी, सरसों क्या भाव बेचते हो आप? क्या रुपए किलो बेचते हो? 5,000 से 7,000 क्विंटल। 5,000 पकड़ लेना, 5,000 रुपए क्विंटल, मतलब क्या होगा? 500 रुपए नहीं, 50 रुपए किलो। ठीक है, 50 रुपए किलो में आपने सरसों की पिराई करी तेल निकालने के लिए, प्योर, कितना तेल निकलेगा? 25%, 30%, 30% मान लो, हायर साइड ले लेता हूँ। तो 50 रुपए किलो पर आपको 300 ग्राम समथिंग तेल मिला। वेट चल रहा है, नॉट इन लीटर एंड मिलीलीटर, बराबर है। तो 100 रुपए का सरसों आपने पीसा तो 600 ग्राम मिला। 150 रुपए का पीसा तो शायद आपको, है ना, मान लेते हम 900, 1 लीटर हो गया, 150 रुपए। लेबर का 3 किलो पिराई करने के लिए ट्रांसपोर्ट लेबर कहाँ? हाँ, बट नेचुरल वो कितने की? 10, 20, 25 रुपए मान लो, तो 175 रुपए लीटर तो मेरी लैंडिंग पड़ रही घर पे। मार्केट का लीटर क्या है? 150।
तो ये चैरिटी चला रहा है, रिटेलर दे रहा है गुरु। रिटेलर का मार्जिन कितना है, 2-3 रुपए होलसेलर का कितना है, उसका मिल रहा है सर। डिस्ट्रीब्यूटर का कितना है, कैरी फॉरवर्डिंग एजेंट का कितना है, एडवर्टीजमेंट का कितना है, पैकेजिंग का कितना है। बिजनेस नहीं है। तो साहब जी महाराज, जब 50 रुपए किलो में तेल, मतलब 50 रुपए किलो बेच रहे हो, वो उसका कॉस्टिंग ही आ रहा है 50, 60, 70 रुपए का, आधे में आ जाएगा। 150 रुपए लीटर बेच रहा है, तो हाफ के आसपास उसकी कॉस्ट आ गई, तब तो बेच रहा है वो इतनी सारी एक्स्ट्रा एडिशनल कॉस्ट के साथ, अपना खुद का भी प्रॉफिट निकाल के। तो भैया 75 रुपए में कौन सा तेल निकाल रहे हो, सोचा नहीं? पता है, मतलब अनुमान तो है ही सर। कैंसर क्यों बढ़ रहे हैं, डायबिटीज क्यों बढ़ रही है, उसमें कौन सा तेल मिलाया, वो इंग्रेडिएंट में नहीं है। ये है लिमिट। सर ये तो ओपन खिलवाड़ है, मतलब मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं, मैं नेता बना दूं तो मैं उस पर बात करूंगा, और मैं नेता बनूंगा नहीं, मैं डिक्टेटर बनूंगा। क्या नहीं, 100% मतलब 100% होता है। 100% के आगे शुद्ध लिखने की जरूरत नहीं होती, वो तो नहीं। वो मतलब कंसिडर टू बी शुद्ध है। 100% शुद्ध मतलब आप डबल असर्शन दे रहे हो, यानी आपको खुद को डाउट है उस पर। नहीं, वो वाला काम नहीं है। तो पहली लिमिट समझ में आई कि कौन सी लिमिट है, लीगल लिमिट्स कुछ जगहों पर है, हर जगह पर नहीं है। फार्मा में जाओ, अब देखो एक फार्मा के अंदर प्रॉब्लम है। आपने बोला कि अभी हम खाने पीने के ऊपर रह लें, फार्मा ऐसी चीज है जो लाइफ को डायरेक्टली असर करती है। अब फार्मा सेक्टर के अंदर जो एलोपैथी की दवाइयाँ आती हैं, एलोपैथी हो गया, होम्योपैथी हो गया, या आपका आयुर्वेदिक हो गया, आपको क्या पता है यार कि आपने एक कैप्सूल लिया, पूरे लॉट में कैप्सूल बन रहा है, वो 100% दवाई नहीं होती, उसके अंदर उसको वॉल्यूम बढ़ाने के लिए कुछ चीजें डलती है, ठीक है। क्या मालूम है कि आपको 1000 पार्टिकल में एक पार्टिकल दवा का है। यहां से निकलता है जेनेरिक और एथिकल, यहां से निकलता है जेनेरिक और एथिकल विद रिस्पेक्ट टू द परसेंटेज प्लस माइनस। जो एथिकल होती है उसमें प्लस माइनस कम होता है, जेनेरिक में प्लस माइनस ज्यादा होता है। तो जब ज्यादा हो सकता है या कम हो सकता है, आपको बोल दिया कि यार 25-30% जो भी है उनका, आई डोंट नो एग्जैक्टली, एग्जैक्ट फिगर मुझे नहीं पता, लेट्स से 25% कि प्लस माइनस 25% आपके कैप्सूल में दवा ऊपर नीचे हो सकती है। अब दवा के ऊपर लिखा 50 मिलीग्राम, और 50 मिलीग्राम का 25% ऊपर हो जाना, 25% नीचे हो जाना, मतलब फर्क पड़ता है। ओके, तो मैंने कंपनी डाली, मैंने कहा यार दवा तो महंगी है, आटा सस्ता है, अपन तो आटे में मिला के बेच रहे हैं, तो एक काम करो 25% का तो है, 10% कम करो और जेनेरिक में बेच दो। इसी वजह से जो सीरियस डॉक्टर्स होते हैं, जो हम कहते हैं ना, बड़ा आजकल ऐड देखते होगे कि जेनेरिक ले लो, आप ले सकते हो, लेकिन उन पेशेंट्स के लिए नहीं लेना चाहिए जहाँ क्रिटिकल। हमारे जैसे हम तो जेनेरिक बेटर है, कोई दिक्कत नहीं, जेनेरिक खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा क्या होगा, 25% ऊपर हो गई, थोड़ी ज्यादा गर्मी फूका जाएगी और क्या होगा, है ना। 3 दिन में ठीक हो रहे थे वायरल से, 2 दिन में ठीक हो गए, क्यों, जेनेरिक में डोज ज्यादा आ गया। व्हाट इज दैट, बिकॉज ऑफ द मास प्रोडक्शन, और दूसरा उसके ऊपर कंट्रोल करना असंभव सा है कि इतना पार्टिकल आप कैसे मिक्स कर रहे हो, कितनी बार मिक्स कर रहे हो, ये भी लिमिटेशन है। अब लिमिटेशंस के अंदर जो एक्ट बनते हैं, उन्हीं एक्ट के ऊपर से लिमिटेशंस होती है। सरकार ने नियम बनाए, अब सरकार जब नियम बनाती है तो उसकी अपनी खुद की लिमिट्स हैं, कि वो बनाने वाले थोड़ी बैठे हैं वहां, वो तो नेताजी लोग बैठे हैं, उनको क्या उसका ज्ञान है, नहीं है, तो वो क्या करते हैं, वो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन करने के बाद फिर रूल्स बनाते हैं। तो जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, उसके रूल्स क्या कह रहे हैं, प्रोटेक्शन एक्ट सरकार ने बना दिया, उसके बाद रूल्स आए, रूल्स के हिसाब से काम होगा। तो वो रूल्स कब नोटिफाई करे आपने, सीपीए के साथ में उसका रूल्स भी आएगा, एक्ट के साथ उसका रूल्स। तो रूल्स क्या है, वो एग्जीक्यूटिव बॉडी के लिए, क्वासी जुडिशियल बॉडी के लिए। हो गया, गुड, ठीक है। तो लिमिटेशन इस तरह से आप बनाएंगे
और मेजर केसेस के ऊपर अगर कोई डिबेट हुई हो या खुद क्वेश्चन किसी ने करा हो किसी कोर्ट ने, वो लिमिटेशंस में डालना है। अच्छा, इसके ऊपर आपको सजेशन लिखना है। अब सजेशन चूंकि ये आपका लीगल पेपर है, पेपर 2 का अगर आप काम कर रहे हो, तो यहाँ पर इसके अंदर इसको लिंक करना है एथिक्स के साथ। भाई क्यों नहीं एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट इनके ऊपर लागू किया जाए? क्यों आप छुपा रहे हो कि इसके अंदर क्या है क्या नहीं, और क्यों आप प्रमोट कर रहे हो? इसका दूसरा रीजन सबसे बड़ा, इससे इन्फ्लेशन डाउन होता है। तो सरकार अपने आप को बचाने के लिए खाद्य तेल हर घर में लगता है, और वो एफएमसीजी के इन्फ्लेशन रेट को कंट्रोल करता है। आटा हो गया, शक्कर हो गई, तेल हो गया, नमक, नमक तो 0% है जब तक कि वो प्रोसेस नहीं हो। ठीक है। अच्छा, ये बात, आपने किसी शॉपिंग मॉल के अंदर शुद्ध समंदर का पिसा हुआ नमक नाम की वस्तु देखी? क्यों नहीं मिलती? वो किराने की दुकान में मिलती, बोरी में खड़ा नमक है ना, वो गंदा दिखता है, वो असली नमक है, वही खाना चाहिए। किन लोगों को आयोडाइज की जरूरत है? भाई जिनको गोइटर की समस्या हो सकती है, जिनको आयोडीन की डेफिशिएंसी है, कुछ लोग ज्यादा नमक खाते हैं, तो उसमें एक्सेस आयोडीन जा रहा है क्या? तो क्या वो एक्सेस आयोडीन कहीं नुकसान कर सकता है? तो वो क्यों होता है? फ्री फ्लोइंग नमक क्यों है? उसमें सिलिकेट जुड़ा हुआ है, दैट इज प्रोसेस्ड। वो 25 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए किलो है। नमक लेने जाओ थोक के भाव में, पहले मैं लेकर आ गया था एक बार 10 किलो इकट्ठा, तो बीवी कर लाती तो पीसना पड़ता है। तो मैं एक बार सेंधा नमक उठा लाया, ब्लॉक आता है, ऐसे काला नमक 1 किलो ला के रख दिया। ठेले वाला निकलता है हमारे यहाँ कनाडिया रोड पे, तो उससे 25-25, 50-50, 100 रुपए का 150 रुपए में ले गया, साल भर का मतलब पीसेगा कौन? मैंने तो नहीं पीसना, तो 25 रुपए का पैकेट। असल खेल क्या है? क्योंकि नमक पे हम टैक्स नहीं लेते, सीडीएम गांधी है नहीं, तो उसका तोड़ सरकार ने क्या निकाला? नमक तो हर घर में जा रहा है, टैक्स कहाँ से आएगा? प्रोसेस्ड सॉल्ट्स। अगर आप किसी अच्छे हकीम को, अच्छे वैद्य को मिलोगे या अच्छे होम्योपैथ को मिलोगे, वो बोलते हैं 4 तेल खाने, शुद्ध खाने, प्रोसेस नहीं खाने। 4 तेल, खोपरे का तेल, सरसों का तेल, तिल का तेल, मूंगफली का तेल, इसके अलावा कोई तेल नहीं है। होम्योपैथ है, भाई कोई भेजा था परसों, तो इतनी लंबी ब्लड टेस्ट करा ली, तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। मैंने कहा उसके पास चले जा, वो आध्यात्मिक होम्योपैथ है, पैसे नहीं लेते, फीस नहीं लेते देखने की। दवाई भी अगर हुआ तो अपने पास से फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। ऐसा व्यक्ति भी है हमारे इंदौर के अंदर, और ईश्वर ने उनको ऊपर से जिसे बोलते हैं शिफा दे रखी है, दे रखी है। सो वहां गए, कुछ नहीं है तेरे को, बोला सर फैटी लिवर हो रहा है। सबके लिवर में फैट होता है, ये दवाई खाओ बस, और फिर आके मिलना। तो वो आया, बोले दवाई दे दी, बोला कुछ भी नहीं बोला। मैंने बोला ये, बोला ये नहीं है तेरे को, बोले मैंने बोला ये, बोले ये भी नहीं है तेरे को, बोला फिट फाट हो, चलो काम करो। तो साइकोलॉजी ऑल्सो प्लीज, डॉक्टर डरा के धंधा करता है। सो क्या उस डॉक्टर के डराने में आपके पास कोई ऑप्शन होता है? इसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ, राइट टू चूज का। हॉस्पिटल्स क्या करते हैं? सर्विस देते हैं, प्रोडक्ट बेचते हैं। मेरे छोटे भाई की वाइफ की डिलीवरी थी, एडमिट कराने गए, हम दोनों खड़े थे काउंटर पे, तो उन्होंने एक लंबी फाइल दे दी, ऑपरेशन होना था उसका। बोले साइन कर दीजिए सर, पढ़ लीजिए, यूँ बड़े आराम से। बोला सर आप पढ़ लीजिए इसको सर। वो मजाकिया है बहुत, उसने बोला मैं पढ़ के क्या मना कर सकता हूँ? वो हंसने लगे। बोले जब मना कर ही नहीं सकते, आपको साइन करने ही, उसके बगैर आपका ऑपरेशन होगा नहीं, ऑपरेशन इज इमरजेंसी, साइन करूंगा। सोच के देखो, लीगली उन्होंने अपने आप को एब्सॉल्व कर लिया। तो लिमिटेशन कहाँ है कि लीगल एस्पेक्ट जो होता है उसके लूप
होल्स को हर एक पार्टी हार्नेस करने की कोशिश करती है। आप मुझ पर केस नहीं कर सकते, पता है आपको। मैं अगर आपको माँ बहन तेरी ये तेरी वो करके भी पढ़ाऊं और आप पढ़ रहे हो मुझसे और आप बोलो आपने मेरे को सबके सामने ऐसा जलील किया, मैं आपके ऊपर टॉर्ट करता हूँ, सिविल केस नहीं कर सकते। क्यों? मेरा इंटेंट सही है, मैं आपको सुधारना चाहता हूँ। आपने मुझे मारा, राइट टू एजुकेशन, वह नहीं चिड़ हो गई मुझे। कई ढोर ऐसे जो मार के ही सुधरते हैं, सत्य है ना, मार नहीं सकते आप, टीचर हाथ नहीं उठा सकती, माँ बाप आ जाएंगे, केस हो जाएगा, ना भाड़ में आन दो। लॉ है ना, क्या नुकसान होगा? बच्चा नहीं पढ़ेगा। हमें नहीं करना, हम काय को अपने आप को लें। इसी वजह से जब एक्ट बनता है तो एक उसके अंदर एक छोटा सा सेक्शन होता है, प्रोटेक्शन फॉर सिविल सर्वेंट्स, एक्शन टेकन इन गुड फेथ। जहां पे भी पढ़ोगे एक्ट में एक्शन टेकन, कौन ने लिया एक्शन? सरकार, सरकारी अफसर ने, उसको बचा दिया जाता है। सो व्हाट इज दैट गुड फेथ? आप मुझे कर ही नहीं सकते बिकॉज माई इंटेंट इज ऑलवेज गुड। तो टीचर कैन नॉट बी सूड कि उसने कितना मारा, कितना वो किया। मारने के ऊपर अब उन्होंने आरटीई में डाल दिया तो हो गया काम खत्म। सो वो क्लॉजेस आ जाते हैं। जब एक्ट बन जाता है तो फिर टीचर कौन कहेगा कि भाई मेरे को क्या पढ़ी है? मत पढ़, मत पढ़, हम एफर्ट डालेंगे नहीं तो इट इज डिक्लाइनिंग। यही चीज को आप उधर डाल दो। कौन देख रहा है इसको? इसके चेक करने वाला कौन है? फूड ऑफिसर, फूड इंस्पेक्टर। डिपार्टमेंट कौन सा? कब चालू होता है, कहाँ जाता है? मावा चेक करने जा रहे हैं। और कहाँ कहाँ जा रहे हैं? होटल में चेक करने जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्या करप्शन है वहां पे? हाँ है। सो ये भी एक एलिमेंट है। सो एजेंसी कौन सी है आपकी? सो फूड डिपार्टमेंट क्या काम करता है, किस तरह से वो विजिलेंस रखता है, किस तरह से वो इंस्पेक्शन करता है, उसका प्रोसेस क्या है। ये तो खाने की बात होगी। कपड़े के ऊपर आओ आप। टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंडिया की वो इंडस्ट्री है जो बहुत ज्यादा रोजगार देती है, बट उसकी जो ग्रोथ है वो उसको कभी फिनोमिनल नहीं बोल सकते। ये मार्केट सैचुरेटेड मार्केट है, क्लॉथ मार्केट, क्लॉथ्स का। आपने कोई कपड़ा पहना, उस पे ऊपर क्या क्या लिखेंगे? ब्रांड का नाम। कौन चिंता करता है कौन सा कपड़ा है? ब्रांड का नहीं, उसके अंदर लिखा जाता है कि इसका इंग्रेडिएंट क्या है। तो कॉटन का बना है कि सिंथेटिक मटेरियल है, कौन सा, सिल्क कितना है, वो परसेंटेज में लिखते हैं। फिर ये उसके अंदर प्रिकॉशन क्या देते हैं। एक लिखा होता है वॉश बिफोर यूज, दूसरा लिखा होता है वॉश करने का तरीका क्या है ताकि खराब नहीं हो। चलो अब इसको अप्लाई करो जरा थर्ड पार्टी सर्विस इंडस्ट्री के ऊपर। थर्ड पार्टी सर्विस इंडस्ट्री, अम्मा जान, अमेजन, अम्मा जान, अम्मा ही देती है सब कुछ, तो अम्मा जान। अब अम्मा जान से कुछ मंगाया, मैंने मंगाया एक रैकेट। लॉकडाउन के पहले, अब बस सुबह जाके बैडमिंटन खेलते थे। सो एक अच्छा महंगा रैकेट मंगाया मैंने। उसने बोला डिलीवर हो गया। डिलीवर हो गया, मुझे डिलीवर हुआ नहीं। 4,500-5,000 का रैकेट था। हमने रेड रिजल्ट डाला, उन्होंने क्वेरी आई, उन्होंने बोला आप क्या, तो हो गया। हमने जब हुआ ही नहीं तो क्या। तो वो रेड्रेसल के अंदर उनके पास प्रूफ था कि बंदे ने जो यहाँ आके जो भी किया हो वो था। फिर हमने कहा लोकल पता कर, हम यही तपा देंगे उसको, इंदौरी हैं और ऐसा थोड़ी सिविल सर्विस में कोई हम साधु संत बन के यहाँ थोड़ी आए। तो पता करा कि कौन आता था कौन नहीं आता। तो बोलो भैया वो तो बाहर का था, छोड़ छाड़ के चला गया। मैंने कहा लेके चला गया वो, ठीक है अब चलो कोई बात नहीं। इसको कहते सबर, फाइट नहीं किया। लेकिन वहां से एक लर्निंग हो गई कि लर्निंग ये है कि अब हम मंगाते हैं सीओडी पर, कैश ऑन डिलीवरी। क्या आओ पैसे देंगे। अब दूसरा गेम हुआ। ये थर्ड पार्टी हो गया। सो सर्विस कौन दे रहा था सामान तक घर पहुंचाने की? अमेजन ने नहीं बनाया प्रोडक्ट, किसी सेलर से लेकर वो हम तक पहुंचा रहा था। अमेजन की सर्विस थी
कि हम आपके यहाँ पहुंचाएंगे, सर्विस फॉल्टेड थी, मगर उनके जो पैरामीटर ऑफ जजमेंट थे उनके अंदर वो सही था। अगला एस्पेक्ट इसी के ऊपर दूसरा उठा कि इन लोगों ने ऑब्जर्व करना चालू करा कि इनके घरों में सीओडी ज्यादा चलती है। हमने सीओडी करा, क्यों करा? क्योंकि एक हुआ सो एक पार्सल आया जूते का 3,000 का, 3,500 का। जूता किसने मंगाया? बोले मैं नंगे पैर रहता हूँ, 99% में पढ़ा था नंगे पैर हूँ, कभी जाते हैं बाहर तो जूता पहन लेते हैं। मैंने कहा बीवी पहनती नहीं शूज, स्पोर्ट शूज। बेटे से मैंने तूने शूज मंगाया? मैंने नहीं, तो बेटी का नाम लिखा। मैंने कहा इसको तो विदा कर दिया उन्होंने, तो विदेश में रहती है आजकल। तो बोले नहीं उन्हीं का नाम है। मैंने कहा ओटीपी किसके पास जाएगा? बोले ओटीपी उसके पास जाएगा बाहर विदेश में। मैंने कहा तो भैया इस समय तो वो सो रही होगी, 12 घंटे का अंतर, हमारा दिन उनकी रात, आप कल आ जाना। मैंने उसको रात को फोन लगाया, बात करी, उसकी सुबह थी। तुम जूता मंगाया? कोई जूता नहीं मंगाया ना, भलते ही आ रहा है। बोले कोई नहीं लेना। मैंने ठीक है, हो गया, बात आई गई होगी। हमने कहा कि हो सकता है, कैसा हुआ क्या हुआ पता नहीं। कुछ दिन हुए, फिर एक पार्सल आया, घर में कोई नहीं, बालक अकेला। अब बालक अपने मूड में, तो उसने बोला, बोले भैया ये इतने का है, छोटा सा बाहर, तो उसके पास कैश पड़ा था, उसने उठा के दे दिया। किसी ने ऑर्डर नहीं किया, वो समझा मैंने ऑर्डर किया होगा या मम्मी ने ऑर्डर किया होगा, ऑर्डर किसी ने नहीं किया था। सो व्हाट इज दैट? और खराब पीस, नॉन फंक्शनल, वो था शेवर, इलेक्ट्रिक शेवर, नहीं चला। अब उसके प्रोटेक्शन में मैं कहाँ जाऊं? मेरे पास उस कंपनी के अंदर मैंने ऑर्डर प्लेस ही नहीं करा, तो ये बीच में फ्रॉड है, लिमिटेशन। ये उसी तरह से मामला है जिस तरह से वो फोन आते हैं ना। एक दिन तो मैं क्लास में लाइव सेशन में था, जब मेरे पास फोन आया था, बोले ट्राई की तरफ से है और आपका ऐसा ऐसा है। बोले अच्छा, आपने बहुत इंटरनेशनल कॉल, हाउ, ठीक है। सबके पास आ रहे हैं, तो अब आपके पास वो मैसेज देना चालू कर दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कि भैया हन वाला खेल। सो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर जो एडवांस टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है उसके अंदर प्रॉब्लम्स है। नाउ यहाँ पर हमको एक और चीज देखना है एक्ट के अंदर, हाउ डज द कंज्यूमर्स आर डिफाइंड। हम अभी तक जो बात कर रहे थे वो रिटेल कंज्यूमर्स की बात कर रहे थे। व्हाट अबाउट B2B, बिजनेस टू बिजनेस? वो भी तो कंज्यूमर है। एक बिजनेस ने होलसेल में दूसरे बिजनेस को माल बेचा, B2B, वो क्या है? उनके राइट्स कौन से? उनके भी यही राइट्स होते हैं, बट उनका रेड्रेसल जो है वो, चूंकि वो बिजनेस टू बिजनेस है इसलिए वो अलग लेवल के ऊपर होता है। तो मेन टारगेट एरिया कौन सा कंज्यूमर है? तो यहाँ राइट्स के अंदर जब ऊपर लिखोगे तो यू डिफाइन फर्स्ट कि व्हाट आर कंज्यूमर्स एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स, देन कम डाउन टू द राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स। और राइट को ऐसे एलाबोरेट करके इसको बना के इसको मुझे दिखाना है ना, अगली बार जब भी आओ तभी, नॉट लेटर देन दैट, क्योंकि ये फिर जो है वो फेड आउट हो जाएगा। ओके, छोटा सा आंसर था बट 54-55 मिनट समझाने में लग गए।